देखो पिछले दिन क्या हुआ था, रिबाउंड हैमर टेस्ट ऑफ कंक्रीट। आज होगा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो दोनों ही क्या बोला था, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर में पड़ता है कंक्रीट का। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब क्या हो गया, कोई स्ट्रक्चर मतलब पहले से हो चुका है, उसको बाद में मतलब पहले M25 लेके करा था, वो स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया था, तो नेक्स्ट हम जब उसको चेक करेंगे तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से हमको चेक करना है वो 25 MPa मतलब 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मतलब M25 का रेशियो में स्ट्रेंथ दे रहा है कि नहीं। ये था मेन मोटिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने का। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव देख लो, द होमोजेनिटी ऑफ द कंक्रीट। होमोजेनिटी नहीं रहने से क्या होगा, तुम्हारा एक एक जगह में एक एक रिजल्ट आएगा, मतलब स्ट्रेंथ एक एक जगह में एक एक रिजल्ट देगा। द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स वॉइड्स एंड अदर इम्परफेक्शन। क्रैक्स वॉइड्स रहेगा तो एक एक जगह में एक एक रिजल्ट देगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। M25 लिया था तो पहले कंक्रीट, तो M25 नहीं मतलब 25 MPa नहीं मिलेगा। चेंज इन स्ट्रक्चर द कंक्रीट ऑफ द कंक्रीट व्हिच मे ऑकर विथ टाइम। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर मान लो बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमको लगा प्लान में कुछ गलती है, ये जगह से थोड़ा एक बीम निकलना चाहिए था, बाद में हमको सुविधा, ये बीम होगा तो सुविधा होगा मेरे को बाद में इधर से स्ट्रक्चर बनाने के टाइम। तो उस टाइम जब चेंजेस करते हैं उस टाइम भी स्ट्रेंथ अलग अलग मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा एक कंक्रीट करने के बाद और एक कंक्रीट जो हैकिंग करते हैं बॉन्डिंग के लिए, वो बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, तो उस टाइम प्रॉब्लम होगा तुम्हारा स्ट्रेंथ में। द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। क्वालिटी के ऊपर तो डिपेंड ही करता है। द क्वालिटी ऑफ वन एलिमेंट ऑफ कंक्रीट। वन एलिमेंट मतलब सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट। वाटर के हिसाब से भी स्ट्रेंथ, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जब डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो तो वाटर के हिसाब से भी ये चेंज होगा। द वैल्यूज ऑफ डायनेमिक इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द कंक्रीट, मतलब इलास्टिक मॉड्यूलस कितना है कंक्रीट, उसके हिसाब से भी चेंज होगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखो, द अल्ट्रासोनिक पल्स इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रो अक्यूस्टिकल ट्रांसड्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक मशीन रहता है, इसका पूरा वीडियो जो है हम दिखा रहा हूं थोड़ा देर बाद। एक मशीन रहता है, उसमें क्या होता है, हमको रे पास कराना है। वो मशीन में दो ट्रांसड्यूसर रहता है, तो उससे एक एक्सरे मापिक एक रे पास होता है। हमको क्या करना है, जो हमको मान लो कंक्रीट का एक कॉलम ले लिया, तो वो कॉलम का इधर में ट्रांसड्यूसर और उधर में ट्रांसड्यूसर लगा दिया, दो ट्रांसड्यूसर रहता है। ठीक है, वहां से क्या होता है, रे पास होता है, तो कॉलम का हमको लेंथ पता चलेगा। तो लेंथ जब पता चलेगा और मशीन हमको क्या देता है, वो रे कितना टाइम में एक ट्रांसड्यूसर से दूसरा ट्रांसड्यूसर में गया। ठीक है, टाइमिंग पर पता चल गया। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइमिंग, मतलब कॉलम का लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय टाइमिंग, ये करने से हमको वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी के हिसाब से हमको एज पर आईएस कोड कौन सा कंक्रीट कैसा है, ये तुम्हारा चार्ट है। पल्स वेलोसिटी इन क्रॉस प्रोबिंग किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अबव 4.5 रहेगा तो एक्सीलेंट, 3.5 to 4.5 रहेगा तो गुड, 3 to 3.5 होगा तो मीडियम, एंड बिलो 3 डाउटफुल। ठीक है, ये हमको पता चलेगा। ठीक है, ये मेन मोटो है टेस्ट का। क्या करना है, एक कंक्रीट स्ट्रक्चर लेना है, कोई भी एक कंक्रीट स्ट्रक्चर, कॉलम हो गया, बीम हो गया, ऊपर ऊपर नीचे लगाना है। ऊपर में एक मतलब परपेंडिकुलर साइड में,
नीचे एक लगाना है, मैं दो साइड में भी लगा सकते हो परपेंडिकुलर टाइम में, इधर से जाके उधर रे पास होगा, तो कॉलम का लेंथ बीम लेगा तो बीम का लेंथ हमको पता है, उतना रे पास होने में कितना टाइम लग रहा है वो नोट करना है। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करने से हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी के हिसाब से आईएस कोड के हिसाब से मेरा वैल्यू है कौन सा कंक्रीट कौन सा है, अच्छा है ना खराब है, हम यूज नहीं कर सकता है, ऐसा है। ठीक है, ये है मेन। इट अंडरगोज मल्टीपल। सर इसमें कौन सा वेब यूज होता है? कोई भी ग्रेड, तुम मान लो M30 लेके डिजाइन किया है, पहले क्या होता है, कोई भी साइट में जाओ तो पहले तुम्हारा हाथ में ड्राइंग आता है, तो ड्राइंग के पहले ऑफिस में क्या काम होता है, ऑफिस में मेन काम होता है तुम्हारा उसका डिजाइनिंग करना एंड डिटेलिंग करना एंड ड्राइंग करना, वो ड्राइंग तुम्हारा साइट में हाथ में पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो ड्राइंग में लिखा रहेगा M25 ना M30 M35, ऐसे हिसाब से तुम पहले स्ट्रक्चर बना दोगे। तो M25 हमको 28 दिन बाद मिला है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमको ये मशीन यूज करना पड़ेगा, ये मशीन और रिबाउंड हैमर टेस्टिंग मशीन। ठीक है, दोनों में से हमको M25 पहले ड्राइंग में था तो M25 हमको चाहिए, पहले 30 था तो 30 चाहिए। ठीक है, इट अंडरगोज multiple reflection at the boundaries of different material passes within the concrete. A complex system of stress waves is developed which induce longitudinal। ठीक है, हम बोला जो longitudinal इसको लगाना है, शेयर टर्नवर्स, शेयर टर्नवर्स से होता है, एंड सरफेस रेलाई वेव्स। ठीक है, इसमें भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, कोई जगह देख लो, जैसे एक कॉलम नीचे प्लिंथ में आ जाओ, तो प्लिंथ बीम में जब कॉलम खड़ा होगा उसके बाद मिट्टी जब फिलिंग हो जाएगा तो नीचे तुम हाथ नहीं घुसा सकते हो। ठीक है, तो ऊपर से ही करना होगा तुमको। मान लो दो साइड में भी स्ट्रक्चर आ गया, इधर में ब्रिक सोलिंग भी कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, थोड़ा इस साइड में लगा के 1 मीटर दूर में और एक को लगा के, मतलब तुमको ट्रांसवर्स नहीं मिल रहा है, दो साइड नहीं मिल रहा है कोई भी बीम और कॉलम का, तो एक जगह में कॉलम का ऊपर में लगाओ, थोड़ा 1 मीटर दूर में नीचे लगाओ, उसमें भी हमको मिल सकता है, बट वो एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको बोला है ट्रांसवर्स सरफेस रेलाई, मतलब सरफेस वेव्स भी ले सकते हो। ठीक है, द रिसीविंग ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट्स the onset of longitudinal waves which is the fastest। मतलब हमको कौन सा लेना है, सब जगह में लगा के जिसमें रे हम मेरा फास्टेस्ट पास होगा कंक्रीट के अंदर से। ठीक है, हमको वो जगह में लेना है इसका वैल्यू। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है। अभी चलाओ क्या क्या रहता है इसमें। इसमें देखो रहता है इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है हम वीडियो में दिखा रहा हूँ। ट्रांसड्यूसर वो भी बोला, 1 पेयर, अंदर में रहता है एम्पलीफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस। देखो हम लोगों को लैब में जो है थोड़ा अपडेटेड है, हम लोगों को लैब में डायरेक्ट वेलोसिटी दे देता है। ठीक है, इसका दो टाइप का मशीन बाजार में मिलता है, एक तुमको सेकंड नोट करने के लिए, मतलब लेंथ तो तुमको पता ही चल रहा है बाहर से सेकंड कितना सेकंड में पास कर रहा है, और एक वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाता है, तो हम लोगों को लैब में वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाता है, वो मशीन है। ठीक है, ये भी सेम प्रोसीड्यूर है। नेक्स्ट देखो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये प्रोसीड्यूर सेम है जो बोला, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसड्यूसर शुड बी प्रेफरेबली विद इन द रेंज 20 to 150 किलोहर्ट्ज। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए, 20 to 150 किलोहर्ट्ज। ठीक है, जनरली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर आर प्रेफरेबल फॉर शॉर्ट पाथ लेंथ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा, शॉर्ट पाथ लेंथ जिसका लेंथ कम है, एंड लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर
फॉर लॉन्ग पाथ लेंथ, ठीक है। ट्रांसड्यूसर विथ a frequency of 50 to 60 kilohertz are useful most all round application, मतलब all round application के लिए हम लोग कौन सा यूज करता है, 50 to 60 kilohertz. Since size of the aggregate influence the pulse velocity of velocity measurement, it is recommended that the minimum path of length should be 100 mm for concrete and in normal size of aggregate 20 mm, ठीक है। मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 mm मिनिमम होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंक्रीट के लिए। और एग्रीगेट के लिए कितना है, 20 mm और लेस and 150 mm for concrete which nominal maximum size of aggregate 20 to 40 mm, मतलब 20 to 40 mm हम लोग जो एग्रीगेट यूज करते हैं। और नॉमिनल मिक्स जिसमें करता है, मिक्स डिजाइन नॉमिनल मिक्स तुम लोगों को समझाऊंगे, बाद में आएगा, ठीक है। तो नॉमिनल मिक्सिंग के लिए तो हमको 150 mm फॉर लेस 150 mm हमको चाहिए, ठीक है। इन द व्यू ऑफ इनर्ट variability in the test result, sufficient number of readings are taken dividing the entire structure in suitable grid making of 30 into 30 centimeter or even smaller. मतलब क्या है, हमको एक एक इसका एक ग्राफ आता है, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूं, इसका एक ग्राफ आता है। तो हमको कितना रिजल्ट आ रहा है हमको हर जगह में लेना है। 30 बाई 30 सेंटीमीटर का एक मार्किंग करना है, ठीक है। पहले ग्रिड मार्किंग करना है, जो जो जगह में लेना है 30 बाई 30 सेंटीमीटर, वो एंटायर स्ट्रक्चर में डिवाइडिंग करके लेना है। जितना जगह में लेना है 30 बाई 30 सेंटीमीटर का एक चौक से मार्किंग कर लेना है। वही जगह में लेके हमको उसके अंदर में लेके उसका एवरेज करना है। मान लो 30 बाई 30 सेंटीमीटर का एक हम बॉक्स ड्रॉ किया कॉलम के ऊपर, ठीक है। वही जगह में हम 5 रीडिंग लिया, 5 रीडिंग का हमको एवरेज करना है, ठीक है, एक एक ग्रिड करके एवरेज करना है। उसके बाद पूरा पूरा जब हो गया तो उस टाइम हमको टोटल मतलब ए जगह में इतना है, वो जगह में इतना है हम बोल सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट जो होमोजीनियस रहेगा, कंक्रीट ऑल मतलब सब जगह में ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलाओ। अभी देखो इन्फ्लुएंस क्या, इन्फ्लुएंस किससे किससे करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द सरफेस कंडीशन एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट। Smoothness of contact surface under the test affects the measurement of ultrasonic pulse velocity. For most concrete surface, the finish is usually sufficiently smooth to ensure the good acoustical contact by the use of coupling medium and by pressing the transducer against the concrete surface. When the concrete surface is rough and uneven, it is necessary to smooth the surface to make pulse velocity measurement possible. मतलब देखो ट्रांसड्यूसर जो है उसका सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो हम लोग जब स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब जब ढलाई हो जाता है, जब कॉलम का तुम्हारा बोल्ट खोल देते हैं, ठीक है, उसके बाद इन जनरली स्मूथ ही रहता है। तो उसको हमको क्या बोल रहा है, राफ जगह को स्मूथ करने के लिए बोल रहा है, मेजरमेंट ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि उसका ट्रांसड्यूसर का जो सरफेस है वो तुम्हारा स्मूथ है। तो तुम्हारा कॉलम का सरफेस, बीम का सरफेस जो भी रहेगा वो भी स्मूथ रहेगा, ठीक है। मॉइस्चर कंडीशन, मॉइस्चर देखो नहीं रहना चाहिए उसमें, मॉइस्चर जितना है उसको हटा देना चाहिए, मतलब कपड़ा से हो गया हीट करके हो, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट मतलब सरफेस में नहीं रहना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ पाथ लेंथ, शेप, साइज एंड कंक्रीट मेंबर। As concrete is inherently heterogeneous, it is essential that path lengths be sufficiently long so as to avoid any error introduced due to heterogeneous, मतलब heterogeneity, मतलब मान लो कोई जगह में 1 मीटर 5 मीटर लेंथ का कंक्रीट है,
ठीक है, कोई बीम में इस साइड लगा है उस साइड में लेगा तुम, तो उस टाइम में हेटेरोजेनिटी मटेरियल मतलब कोई प्लास्टिक हो गया कंक्रीट के अंदर बीच बीच में घुस जाता है, ये रहता है कोई भी कुछ मतलब पिच बोर्ड कार्डबोर्ड जो घुस जाता है कंक्रीट में बीच बीच कंक्रीट करने के बाद, तो वो सब एरर को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है, 5 जगह में रीडिंग लेना है, उसका एवरेज लेना है और कुछ नहीं। पाथ लेंथ, शेप, साइज, शेप के हिसाब से डिपेंड करेगा, हम शेप कैसा हो गया, साइज के हिसाब से डिपेंड करेगा साइज कैसा हो गया, वो तो मिनिमम मैक्सिमम तुमको बता ही दिया। ठीक है, influence of temperature of concrete, variation of the concrete temperature between 5 to 30 5 and 30 degree Celsius do not significantly affect the pulse velocity measurement in concrete, मतलब 5 to 30 में ये affect नहीं करता है। at temperature between 30 to 6 there can be रिडक्शन ऑफ पल्स वेलोसिटी अप टू 5%, मतलब 30 टू 60 डिग्री जब वेदर का टेम्परेचर होगा तो हमको जितना वेलोसिटी मिलेगा उसका 5% हमको रिड्यूस करना पड़ता है। बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब 5 डिग्री से कम द फ्री वाटर फ्रीजेस विद द कंक्रीट रिजल्टिंग इज एन इंक्रीज द पल्स वेलोसिटी अप टू 7.5%, मतलब 5 डिग्री से कम जब हो जाएगा तो हमको पल्स वेलोसिटी 7.5% इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, influence of stresses, when concrete is subjected to a stress which is abnormally high for the quality of the concrete, the pulse velocity may be reduced due to the development of micro cracks। से पहले ही बोला माइक्रो क्रैक्स हो गया, इसमें क्या होता है मेरा pulse velocity reduce हो जाता है। This influence is likely to be greatest when the pulse path is normal to the potential predominated direction of the planes of such as micro cracks. This occurs when the pulse path is perpendicular direction to the direction of the axial compression compressive stress in a member। मतलब कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, इसका मतलब जो है तुमको बोल रहा है जो माइक्रो क्रैक्स है उसमें क्या होता है, होमोजेनिटी नहीं रहता है, बीच बीच में क्रैक रहेगा तो उसमें मेरा रिजल्ट इधर उधर हो सकता है। और एक क्या बोल रहा है, जो इंड्यूसर लगाओगे उसमें क्या है एक्सियली एंड परपेंडिकुलर उसको लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मेंबर, जैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मेंबर चेक करता है, ठीक है, ऐसे ही तुमको परपेंडिकुलरली लगाना है। ठीक है, द इन्फ्लुएंस इज जनरली इनसिग्निफिकेंट unless the stress is greater than about 60% and of the ultimate strength of concrete। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस कब होता है, स्ट्रेस क्या बोला है, द स्ट्रेस इज ग्रेटर देन अबाउट 60% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा उसका 60% के ऊपर, जो उसका जो 60% है उसके ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा बहुत तुम्हारा डिस्टर्ब आ सकता है। रेनफोर्समेंट में इफेक्ट ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स में भी तुम्हारा डिपेंड आएगा। मान लो कोई जगह से तुम ये पास कर रहे हो, रे पास कर रहे हो, बीच में रेनफोर्समेंट बार्ट हो गया, तुम तो कंक्रीट का मेनली स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, रेनफोर्समेंट बार्ट का तो अलग है ना उसका हिसाब, तो उसका आ जाएगा। तो जैसे रेनफोर्समेंट बार्ड यूज करोगे, मान लो डायमीटर बढ़ाओगे तो उसका कम आएगा रिजल्ट, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो है थ्योरी तुम्हारा, अभी चलाओ। देखो ये वीडियो देखो, दिखाई दे रहा है वीडियो का स्क्रीन? यस सर। देखो Ultrasonic pulse velocity test for concrete. An ultrasonic pulse velocity test is generally done to check the quality of the concrete by determining the velocity of an ultrasonic pulse passing through a concrete structure.
Higher velocities indicate the concrete is in good quality and lower velocities indicate the presence of cracks or voids. The apparatus consists of an ultrasonic device which is connected to set of transducers. The ultrasonic device contains electrical pulse generator, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। electronic timing circuit. वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो सर वीडियो का वॉइस इंक्रीज कीजिए ना सर, थोड़ा सा बहुत स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है, ठीक है देख लो। यस सर। अभी देखो तो। Ultrasonic pulse velocity test for concrete. अभी ठीक है सर। Ultrasonic pulse ठीक है, velocity देखो। test is generally done to check the quality of the concrete by determining the velocity of an ultrasonic pulse passing through a concrete structure. Higher velocities indicate the concrete is in good quality and lower velocities indicate the presence of cracks or voids. The apparatus consists of an ultrasonic device which is connected to set of transducers. The ultrasonic device contains electrical pulse generator, amplifier, and electronic timing circuit. The ultrasonic device can send the pulse to the transducer and measuring the time interval for a pulse to travel from transmitter to the receiver end. The two transducers used can operate within the frequency range of 20 kHz to 150 kHz. These transducers can transform the electronic pulses into mechanical energy and vice versa. Let's now shall see the procedure for this test. A transducer is placed at the one end of the concrete and the other is placed at the other end. The transducer arrangement shall be of any of the following types: direct transmission, semi-direct transmission, and indirect transmission. The direct transmission is the most reliable from the point of view of transit time measurement and is accurate. The semi-direct method can sometimes be used satisfactorily if the angle between the transducers is not too great. The indirect method is the least satisfactory, since the received signal amplitude may be less than 3% of that for a comparable direct transmission. Once the transducer is arranged, the ultrasonic pulse is produced by the transducer which is held in contact with one surface of the concrete member under test. After traveling a known path length L in the concrete, the pulse of vibrations is received at the other transducer. This transducer converts mechanical energy into an electrical signal. This electrical energy is received by the electronic timing circuit present in the device. The time for this travel T is displayed on the monitor of the device. The pulse velocity, V, is given by V is equal to L divided by T. Based on the velocity, the quality of concrete is identified with the help of the table shown on the screen. With the help of this method, many terms such as strength, homogeneity, trapped air, internal flaws, cracks, segregation, honeycombing, compaction, workmanship, and durability can also be determined. We shall discuss the same later. Thank you for watching. Stay tuned. The best is yet to come. समझ में आया? हेलो यस सर, इसमें एक दिखाया था कि सर मैंने कि दोनों जो पेड था उसको सर वो 90 डिग्री पर रखा था, तो वो क्यों रखा था सर?
The two transducers within the free electrons are at the one end B of N transmission. हाँ ये देखो, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। हम तो बोला जो जगह में जगह नहीं है, मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब पूरा यस सर। पूरा मतलब परपेंडिकुलरली रखना है, मतलब इस साइड एक फेस और दूसरा साइड एक फेस में रखना है, ठीक है। सेमी डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, The direct देख लो सेमी डायरेक्ट transmission is मतलब the क्या है। most reliable from the point of सर view मुझे बहुत ब्रेक हो रहा है सर। measurement and is accurate. The semi-direct method can sometimes be used. सेमी डायरेक्ट देख लो सरफेस में सर रखा इसका है। लिंक शेयर कर दीजिएगा ना। ठीक है, सब भेज दूंगा हम गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में मिलेगा, ठीक है, हम कर देंगे, वो सब दिक्कत नहीं है। तुमको जो बोल रहा है वो सुनो। सेमी डायरेक्ट मतलब ये एक फेस में हो गया, और एक जो है वो एक फेस में और एक लगाएगा परपेंडिकुलर फेस में और ऊपर वाला फेस में, ठीक है। satisfactorily if the angle between the transducers is not too great. The indirect method is the least satisfactory, since the ठीक है, ये है तीनों यस टाइप का। तो तीनों टाइप में जो डायरेक्ट है उसको ही हमको करना है जिधर में मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट में हमको एक्चुअल रिजल्ट देगा, ठीक है, और कुछ नहीं। यस। बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है और? हेलो, नो सर। ठीक है।